नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का अपना जो ये क्लास है ये हिंदी व्याकरण के अलंकार टॉपिक से है, या कह सकते हैं अलंकार प्रकरण से है। दोस्तों, मैं आज आपको अलंकार के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको हो सकता है कि ना पता हो। और दोस्तों, अगर आपके मन में ये भ्रम पहले से है कि अलंकार हमें समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा, तो दोस्तों आप यकीन मानिए, सिर्फ आप वीडियो को 10 मिनट तक, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अलंकार बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। कभी कभी होता है क्या दोस्तों कि आप लोग जब किसी चीज़ को एक दो बार पढ़ते हैं और वो दिमाग में नहीं समझ में आता है, माइंड में सेट नहीं होता है, तो हमारे मन में ये भ्रम बन जाता है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको ये नहीं आता। दोस्तों, यही हमारी आपकी सबसे बड़ी हार हो जाती है। हमें उसको अपने आप से कठिन नहीं मानना है, वो बहुत ही आसान टॉपिक है। दोस्तों, आपको लगेगा, अभी जब पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि अलंकार से सरल कोई टॉपिक हिंदी व्याकरण में है ही नहीं। बस दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। आप अगर पेन और कॉपी लेकर भी नहीं बैठेंगे तो दोस्तों आपको इतना मैं यकीन दिला दूंगा कि अलंकार से सरल कोई टॉपिक है नहीं। आइए देखते हैं अलंकार क्या है। सबसे पहले दोस्तों तो मैं आपको बताऊं तो जो हमारा अलंकार है 2 शब्दों से मिलकर बना है। और आपको हमेशा भी कहता हूं, जब आपके सामने कोई भी शब्द आए या कोई भी चीज़ पहले उसका खंडन करना सीखिए, उसका विश्लेषण कीजिए, तब आपको आसानी से टॉपिक और समझ में आ जाएगा। हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और एक कार। अगर इसको अलग करना चाहें, एक हो जाता है ये और एक हो जाता है आपका कार। दोस्तों, यहाँ पर जो अलंग है इसका अर्थ होता है आभूषण। अलंग का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ हो जाता है धारण करने या पहनने वाला, धारण या पहनने वाला। दोस्तों, अलंकार से सरल टॉपिक पूरे हिंदी व्याकरण में कोई नहीं है। बस हमारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं आज आपको ये विश्वास दिला दूंगा कि वास्तव में हिंदी व्याकरण में अलंकार से सरल कोई टॉपिक है ही नहीं। बस आपको 10 मिनट तक वीडियो को ध्यान से देखना है बस। चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है अलंग और एक बना है कार। अलंग का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है धारण करने वाला। दोस्तों, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में बैठाइए, नहीं लिखूंगा फिर भी आपको परिभाषा आ जाएगी। दोस्तों, अगर हम किसी स्त्री को देखें, जब वो स्त्री एक नॉर्मल वेशभूषा में होती है तो थोड़ा वो देखने में कम सुशोभित होती है, कम सुंदर लगती है। लेकिन जब वही स्त्री आभूषण धारण कर ले, अच्छे से श्रृंगार कर ले, तो वो स्त्री देखने में पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। तो सेम यही टॉपिक हमारे अलंकार का, जो हमारा टॉपिक अलंकार है, हमारे काव्य में और साहित्यों में अलंकार का भूमिका है। कैसे भूमिका है? अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह एक स्त्री आभूषण को पहन लेने के बाद उस स्त्री की सौंदर्यता बढ़ जाती है, इसकी सुंदरता और निखर जाती है, वो देखने में और अच्छी लगने लगती है और शोभित होने लगती है। ठीक उसी तरह हमारे काव्यों में या हमारे साहित्य में अलंकार का प्रयोग कर देने से हमारा जो काव्य है, वह साहित्य है, वो पढ़ने और सुनने तथा बोलने सब में वो अच्छा लगने लगता है, वो रुचिकर लगने लगता है। यही हमारे अलंकार की परिभाषा है। क्या? कि जिस तरह एक स्त्री आभूषण को धारण कर लेने के बाद, श्रृंगार कर लेने के बाद उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, वो देखने में अच्छी लगने लगती है, ठीक उसी तरह हमारे काव्यों में, हमारे साहित्यों में अलंकार का प्रयोग कर देने से हमारे काव्यों की, हमारे साहित्यों की शोभा बढ़ जाती है, वो पढ़ने में रुचिकर लगने लगता है और सुनने में भी अच्छा लगने लगता है हमारा साहित्य या काव्य। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं इसकी परिभाषा की। अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। परिभाषा क्या है? जिस प्रकार आभूषण को पहन लेने के बाद स्त्री की सौंदर्यता और अधिक बढ़ जाती है, स्त्री की सौंदर्यता और अधिक बढ़ जाती है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं दोस्तों, बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार
हमारे काव्य या साहित्य में अलंकार का प्रयोग कर देने से, अलंकार का प्रयोग करने से हमारे काव्य या साहित्य की भी सुंदरता बढ़ जाती है और हमारा काव्य साहित्य भी पढ़ने में या सुनने में अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, में विश्वास है आपको परिभाषा आसानी से समझ में आया होगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। आइए अब चर्चा करते हैं अलंकार के प्रकार की, अलंकार के भेद की। दोस्तों, बहुत ही सरल टॉपिक, इससे सरल कोई टॉपिक है ही नहीं है। कोई भी उदाहरण आपको रटना नहीं है, बस आपके सामने उदाहरण आएगा, आप खुद ही बता देंगे कि हमारा रूपक है, कि उत्प्रेक्षा है, कि उपमा है, कि आपका ये श्लेष है, आपका यमक है, आपका अनुप्रास है, कौन सा अलंकार है। आपको उदाहरण रटना नहीं पड़ेगा, आप देख कर ही बता देंगे कि ये अलंकार है। बस दोस्तों, अब 10 मिनट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं इसके प्रकार की। हम बात करें अलंकार के प्रकार या भेद की। अलंकार के भेद, दोस्तों हमारे एग्जाम के दृष्टि से अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। लेकिन दोस्तों, कुछ विद्वान एक तीसरा अलंकार मानते हैं जिसको उभयालंकार कहा जाता है, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कह सकते हैं नहीं है। और अगर आपको पढ़ना भी होगा, आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। आपका जो श्लेष है वही आपका उभयालंकार है, वो कैसे है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी चर्चा करते हैं जो हमारे हैं पहला ये, दूसरा ये। और अगर आपसे एग्जाम में अलंकार के भेद पूछा जाए, पहली प्राथमिकता आप 2 के दीजिएगा, और अगर ऑप्शन में 3 है, अगर 2 है तो 2 को दीजिएगा, 3 है तो 3 को दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला हमारा कौन सा है। जब पहला हमारा है वो है शब्दालंकार। दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है, अलंकार से सरल कोई टॉपिक है ही नहीं। और दूसरा हमारा है अर्थालंकार, और तीसरा जो है उभयालंकार। दोस्तों, हम इसमें से एक एक पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही सरल टॉपिक है। अब बात करें दोस्तों शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार में हमें क्या पढ़ना है और अर्थालंकार हमें क्या पढ़ना है। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों शब्दालंकार में हमें सबसे पहले पढ़ना है, अभी इसकी भी परिभाषा आपको बताऊंगा, रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। पहला हमें पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, इसके भी भेद हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा हमको पढ़ना है दोस्तों यमक अलंकार, तीसरा पढ़ना है श्लेष अलंकार, और चौथा दोस्तों हमको पढ़ना है पुनरुक्ति अलंकार, और जो 5वां पढ़ना है इस शब्द में वो पढ़ना है वक्रोक्ति अलंकार। दोस्तों, बहुत ही सरल टॉपिक है, आप यकीन मानिए, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। और अगर चर्चा करेंगे अर्था में क्या पढ़ना है, तो अर्था में पढ़ना है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, उपमा अलंकार है और रूपक है। दोस्तों, इसमें उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, और इसमें आपका आ जाता है अन्योक्ति आ जाता है। 2-3 और हैं, और इसको भी पढ़ना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको पढ़ा देंगे। अब अगर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे शब्दालंकार, और शब्दालंकार में जो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे वो अनुप्रास से पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं शब्दालंकार की। और शब्दालंकार में दोस्तों, जैसा कि मैं शब्दालंकार शब्द से ही अगर इसकी परिभाषा निकालना चाहें तो आसानी से इसकी परिभाषा निकल के आ रही है। शब्दालंकार है क्या, देखिए दोस्तों, शब्दालंकार यानी अभी हमने आपसे जब अलंकार की परिभाषा की बात की दोस्तों, आपको क्या बताया
कि अलंकार का प्रयोग करने से हमारे काव्यों की सौंदर्यता बढ़ जाती है, हमारा काव्य पढ़ने में अच्छा लगने लगता है या सुनने में भी अच्छा लगने लगता है। अब उसके बाद यहाँ पे बात हुई शब्दालंकार अर्थालंकार की, और ये अलंकार का ही भेद है। यानी कहने का मतलब कि अलंकार का प्रयोग किस किस ढंग से हो सकता है, एक तो शब्द के प्रभाव से हो सकता है और एक अर्थ के प्रभाव से हो सकता है। शब्द का प्रभाव क्या है, कहने का मतलब ऐसा कोई दोहा होगा, रोला होगा, शोठा होगा, कुछ भी होगा जिसमें जो आपकी सौंदर्यता काव्य की शोभा जो बढ़ेगी, हो सकता है कि वर्णों की आवृत्ति से बढ़े, हो सकता है कि शब्द की आवृत्ति से बढ़े, या हो सकता है वाक्य पूरा जो एक वाक्य होता है कि वाक्यांश की आवृत्ति से आपके काव्य की सौंदर्यता बढ़े, वही आपका शब्दालंकार है। अब अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। शब्दालंकार में इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं, वो है क्या कि जहां जहां या जिस काव्य में या जिस साहित्य में वर्ण की आवृत्ति या शब्द की आवृत्ति या वाक्य की आवृत्ति होने से काव्य की या साहित्य की सौंदर्यता बढ़ती है, वो हमारा शब्दालंकार कहलाता है। जैसे लिखना चाहें, जिस साहित्य या काव्य में वर्ण की, शब्द की या वाक्यांश की, जिस साहित्य में काव्य में वर्ण की, शब्द की या वाक्य की आवृत्ति होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और दोस्तों इसके पहले हमने शब्दालंकार की चर्चा की थी कि 5 होते हैं, कौन कौन से। एक होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं दोस्तों, इसके भी कुछ भेद हो जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसके कौन कौन से भेद हैं। दोस्तों अलंकार से सरल कोई टॉपिक है ही नहीं, बस हमको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं इसके प्रकार की। जो इसका प्रकार है, एक तो हो जाता है छेकानुप्रास। दोस्तों आपको नाम से घबराना नहीं है, बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। बस आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ कि हिंदी व्याकरण में अलंकार से सरल कोई परिभाषा या कोई भी टॉपिक है ही नहीं दोस्तों। छेकानुप्रास, उसके बाद है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा आपका लाटानुप्रास, और चौथा दोस्तों आपका है श्रुत्यानुप्रास, और जो दोस्तों हमारा अंतिम है वो हमारा है अंत्यानुप्रास। दोस्तों एक एक आपको बताऊंगा और बड़े आसानी से बताऊंगा, आपको लगेगा कि वास्तव में हिंदी व्याकरण में अलंकार से सरल कोई टॉपिक है ही नहीं। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं छेकानुप्रास की। दोस्तों मैं यहीं पे आपको बता दूं, आपको यहीं पर दिक्कत होती है कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। 5 होते हैं, याद हो जाता है, लेकिन कौन क्या होता है यही में नहीं पता होता है। दोस्तों आइए देखते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल बात बताऊंगा, पहले आपको समझना क्या है कि दोस्तों छेकम क्या होता है कि दोस्तों किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। और दोस्तों वृत्त्या में क्या है कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति, किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। दोस्तों अगर आपको आवृत्ति नहीं पता है तो अभी मैं बता दूंगा आवृत्ति होती क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। अधिक बार होती है दोस्तों, कभी कभी कोई भी टॉपिक हमारे
समझ में ना आने का रीज़न ये होता है कि जब कोई चीज़ आपको कुछ कोई बताता है तो आप उसके क्रम को आगे पीछे कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर जो टॉपिक या जो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है और जिससे आप सीख रहे हैं वो हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो या आपके समतुल्य भी हो सकता है। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं हो सकती, ज्ञान छोटों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, वो अलग मैटर होता है। हमारा कोई टॉपिक चल रहा है अलंकार का, और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहा है सिखा रहा है, आप उसके ही क्रम से सीखिए। आप यकीन मानिए आपको सीखने में कभी कोई समस्या नहीं होगी और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, और लाटानुप्रास में क्या होता है? लाटानुप्रास में किसी पद या वाक्यांश की आवृत्ति 2 बार होती है। किसी पद या वाक्यांश की आवृत्ति, किसी पद की आवृत्ति होती है कि आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, कि आवृत्ति 1 से अधिक बार। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अभी आपको ये समझना है कि जो हमारा शब्दालंकार होता है, इसके अंतर्गत जब हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे तो हमारा अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हो जाते हैं। पहला आपका हो जाता है छेका अनुप्रास, दूसरा आपको होता है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटा, चौथा श्रुत्या और पांचवा आपका अंत्यानुप्रास। और छेका में आपको क्या देखना है, तो आपको समझना है जब किसी वर्ण की आवृत्ति 1 बार होगा तब वो छेकानुप्रास होगा, और अगर किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो आपका वृत्त्या होगा। और आपका लाटा में क्या है, किसी भी शब्द या किसी भी वाक्यांश या पद की आवृत्ति 1 से अधिक बार। वो कैसा भी आपको बताऊंगा, जबकि उसकी आवृत्ति भी 1 बार होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि उसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। और श्रुत्या में क्या होता है दोस्तों, श्रुत्या में होता है कि जो हमारा आपका उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान, जब उच्चारण स्थान से जो वर्ण, जैसे हम अभी कहें कि हमारा एग्जाम्पल के लिए अकु विसर्जनीय नाम हमारा है, तो हमारा अकु विसर्जनीय नाम से क्या होता है, कितने वर्ण निकलते हैं, हरस्व आ दीर्घ अ और पूरा का वर्ग यानी का खा गा घ अंगा, और उसके बाद हा और विसर्ग की उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होता है। यानी इसमें क्या होगा कि वो जो आपके सामने प्रस्तुत दोहा होगा या जो भी होगा सूत्र, उसमें से आपको जो पहचानना होगा वो मतलब जो उसमें वर्ण होंगे, जैसे आपके पास का आ गया तो का आया रहेगा, उसमें आपका खा आया रहेगा, आपका गा आया रहेगा, ऐसे वर्ण आए होंगे जिनका उच्चारण स्थान 1 होता होगा। वहाँ पर श्रुत्या का मतलब आपको सुन बताना कि यहाँ
उच्चारण स्थान वाले वर्ण, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर आपके एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण। अभी आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस दोस्तों आपको सिर्फ समझना है, बस सिर्फ ध्यान से देखना है, बस कुछ करना नहीं है। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण, वर्ण आते हैं आपके। और अंत्य में जहां आपको ये किसी वर्ण की या किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार दिखाई दे और ये चारों नियम न फॉलो हो, वह आपका अंत्यानुप्रास हो सकता है। कि लास्ट का जैसे होता ना रंग, रंग, भंग, संग, ऐसे वगैरह कुछ, तब या तो हो सकता है अंतिम वर्ण आपका हो सकता है यहाँ पर लास्ट में आपका आ जाए रंग और इधर नीचे आपका आ जाए भंग। तो देखिए आपका अंग इसका और इसका भंग दोनों में अंग एक बराबर आ रहा है। या हो सकता है कि यहाँ का रंग यहाँ भी रंग आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। यानी कहने का मतलब जब वर्ण की आवृत्ति 1 से 2 बार हो जाए अंत में और आपको ये समझ में आ जाए कि चारों नियम नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो आपका वो अंत्य हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अभी आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, अंत में इसमें एक जैसे शब्द होंगे, अंत में एक जैसा शब्द, अंत में एक जैसा शब्द, एक जैसा वर्ण, एक जैसा वर्ण या शब्द। दोस्तों यकीन मानो कि अलंकार से सरल कोई टॉपिक है ही नहीं, बस हमको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब दोस्तों अगर हम बात ले लें 6 का अनुप्रास की, अब अगर हम यहाँ ले लें 6 का अनुप्रास, आइए देखते हैं 6 का अनुप्रास के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आपको आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, अब यहीं भी आपको ध्यान से देखना है कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं है। 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास में दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं। अमीय भूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारु। दोस्तों आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण 6 का अनुप्रास का, अमेय भूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मान लो आपको ये एग्जाम्पल यानी ये उदाहरण आपको पेपर में आया कि प्रस्तुत दोहे में बताइए कौन सा अलंकार है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि 6 का किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, वृत्त्यानुप्रास में किसी वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, मतलब एक से अधिक बार होगा, एक नहीं होगा। अलाटा में किसी वाक्य या किसी पद की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। असुरत्या में एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्ण होंगे और अंत्य में अंत के वर्ण एक जैसे होंगे। अब आपको यहाँ पहचानना है, जैसे दोस्तों आवृत्ति कैसे होती है, जैसे अब यहाँ पर आप देखिए आपका यहाँ लास्ट में आया है, यहाँ पर आपका लास्ट में ई आया है, यहाँ शुरुआत में आपका च आया है, यहाँ पर आपका च वर्ण आया है, और दोस्तों यहाँ बीच में आपका मा आया है, यहाँ बीच में आपका मा आया है। दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में आपका सा आया है, यहाँ पर सा आया है। और दोस्तों देखिए आप और कुछ आया है और वो चलिए दोस्तों इतना भी आपको बता देते हैं अगर आप देखना चाहें। अब देखिए आप अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें अमीय मूरिमय भूरिमय ये दोनों एक हैं। अब इसमें देखिए बीच में माँ वर्ण आया। अब आवृत्ति आपको कैसे निकालनी है, देखिए माँ कितनी बार आया, 2 बार, हमने माँ को लिख लिया 2 बार। अब अगर एक बार होगा, अब देखिए और जब आएगा ये बात समझिए दोस्तों, जब ये कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आएगा तो जैसे यहाँ आया है तो इसके तुरंत अगले वाले शब्द, एक शब्द ये है, एक ये शब्द है, जब इसमें आया है तो सेम देखिए बीच में माँ इसमें भी आया है। अभी इसमें ना होकर ये माँ इसमें होता तो ये आवृत्ति नहीं मानी जाती। अब जैसे चा इसमें आया है तो इसके तुरंत बाद, यानी कहने का मतलब जो वर्ण की आवृत्ति होगी उसके तुरंत वाले, या तो हो सकता है उसके तुरंत बाद नहीं, उसके तुरंत बाद वाले शब्द में। अब जैसे यहाँ पर ये एक अमीय शब्द है दोस्तों, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा।
आपको बता रहे हैं अमीय शब्द लिखा है, अमी में स्टार्टिंग का आ है, इसमें भू है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैच आया नहीं होगा। अभी आ यहाँ आया होता, अगर ये चू की जगह पर आ होता तो ये दोनों आवृत्ति नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में एक पद पहले शब्द का आई है, तो पहले का भी आ होता तब आवृत्ति मानी जाती। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर मी यानी माँ शब्द जो है, माँ वर्ण है बीच में आया है, और यहाँ दूसरे शब्द में माँ बीच में आया है, तो यहाँ माँ की आवृत्ति 2 बार हो जाती है। माँ की आवृत्ति आपको कैसे निकालना दोस्तों, जितनी बार आया उसमें से एक घटा दो, बस जितनी बार आया उसमें एक घटा दो, यानी माँ की आवृत्ति 1 बार। और है क्या, किसी भी वर्ण की आवृत्ति 1 बार होती है। अब देखिए माँ का 1 आ गया। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग चा है, अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग चा है। अब यहाँ का चा होता है, यहाँ बीच में होता तो नहीं माना जाता, स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए अगर दोस्तों चा की भी आवृत्ति कितनी बार चा है, 1 2, तो हमने 2 लिखा, 1 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर भी कितनी आवृत्ति होगी चा की, 1। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ सा है, यहाँ पे भी सा स्टार्टिंग का है, जैसे अभी यहाँ आया होता तो माना जाता, नहीं आया नहीं आया है, यहाँ सा आया यहाँ सा आया है। अब यहाँ देखिए आप सा की भी आवृत्ति 2 बार सा आया, हमने 1 कर दिया माइनस बराबर 1। यानी अब आपको लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें छः का अनुप्रास अलंकार पहचानना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अगला एग्जाम्पल एक और बताऊंगा, आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी हम छेका के और एक 2 एग्जाम्पल की बात करूंगा आपसे। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है अलंकार, पूरे हिंदी व्याकरण में कह सकते हैं कि अलंकार से सरल कोई टॉपिक है ही नहीं। आइए देखते हैं छेका। एक बार आपको उस एग्जाम्पल को मैं फिर से बताऊंगा, अगर आपके समझ में नहीं आया दोस्तों फिर से आप ध्यान से सिर्फ आप दोस्तों सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, बस आप यकीन मानिए आपको अलंकार से कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों हमने लिखा है, आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अमीय भूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारों। दोस्तों अब यहां देखिए आपको अनुप्रास अलंकार पहचानना कैसे है। देखिए पहले आपको हमने कहा है कि जब वर्णों की आवृत्ति 1 बार होगी तो आपका छेका अनुप्रास होगा, और वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होगी तो आपका वृत्या होगा। और जब किसी पद की या किसी वाक्यांश की या पदांश की आवृत्ति 1 बार होगी तो आपका वृत्या होगा। और जब एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्ण आएंगे, तो वहां पर आपका श्रुत्या होगा। और जब आपके अंतिम वर्ण एक जैसे होंगे तो आपका अंत्य अनुप्रास होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम पहचानना कैसे है आवृत्ति। अब जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में आया है तो इस वाले शब्द में स्टार्टिंग में आना चाहिए, नहीं आया है, आकी कोई आवृत्ति नहीं। अब दोस्तों यहाँ देखिए बीच में माँ आया है, अब क्या अगले वाले तुरंत शब्द में माँ आया है, तो देखिए हाँ माँ आया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माँ की आवृत्ति। अब दोस्तों में हम माँ की आवृत्ति देखते हैं कितनी बार आया है, जितनी बार लिखा हो उसमें से 1 घटा दो बस, तो माँ 2 बार है, 2 में से 1 माइनस कर तो बराबर 1, यानी माँ की आवृत्ति 1। अब दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पर या है, यहाँ कहीं या है, हाँ है, एक या यहाँ है, अंत में ये भी, अंत में ये भी है, तो दोस्तों हम यहाँ पर या ले रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ या की आवृत्ति की बात करें कितनी बार है, 2 बार है, 1 माइनस कर दो, यानी एक की आवृत्ति 1 बार, यानी या की आवृत्ति 1 बार। अब यहाँ दोस्तों अगला देखिए, यहाँ बीच में रा है, यहाँ भी बीच में रा है, यहाँ बीच में रा है, यहाँ बीच में रा है, इसके तुरंत बाद वाले शब्द में यहाँ नहीं माना जाएगा दोस्तों, यही तुरंत बाद वाले में, तो यहाँ पर हमने रा ले लिया। अब रा की आवृत्ति की बात करें, 2 बार लिखा था, 1 बराबर 1, यानी रा की आवृत्ति 1 बार। आपसे आवृत्ति भी पूछ सकता है तो आपको इसी तरह आवृत्ति निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए पहला शब्द आपका यहाँ पर चा है, अब यहाँ पर माँ है, यहाँ कहीं बीच में माँ है, नहीं है, खत्म, नहीं है, इसकी आवृत्ति कोई नहीं है। अब यहाँ पर या है,
यहाँ कहीं या है, नहीं है। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला चा है और यहाँ पर पहला चा है। अब यहाँ आप चा की आवृत्ति देखिए दोस्तों, कितनी बार लिखा है, 2 बार, 1 माइनस कर दो, चा की आवृत्ति 1 बार। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए सा स्टार्टिंग में, यहाँ सा स्टार्टिंग में है, तो सा की आवृत्ति 2 बार था, 2 बार लिख दिया, 1 घटा दिया, यानी सा की आवृत्ति कितनी बार, 1 बार। और जब वर्णों की आवृत्ति 1 बार होगी तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 का अनुप्रास। अब यहाँ पर देखिए माँ है, यहाँ माँ नहीं, खत्म, यहाँ ना है, यहाँ पे भी ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी ना की आवृत्ति देखिए दोस्तों, 2 बार है, 2 बार लिख दिया, 1 घटा दिया। अब ना की आवृत्ति कितनी बार है आपकी, 1 बार। अब यहाँ पर भा दोस्तों, यहाँ पर नहीं है, यहाँ वाह है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर रा है, यहाँ स्टार्टिंग में रा नहीं है, यहाँ रुज स्टार्टिंग में, यहाँ लास्ट में है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लेकिन दोस्तों मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको अनुप्रास स्पेशल 6 का से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अगर एक की और हम चर्चा कर लें, एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा है वो एग्जाम्पल क्या है, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अब आवृत्ति आपको कैसे निकालना है। अब समझ लो आपको ये कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको आवृत्ति निकालना आ रहा है बस। दोस्तों बात समझिएगा, अलंकार, शब्द अलंकार में आपको पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, और एक आपको पढ़ना है पुनरुक्ति अलंकार। अभी हमारा आपको चल रहा है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में हमें पता है दोस्तों, वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति होती है। और जब हम पहला पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, 5 भेद में पहला पढ़ रहे हैं 6 का अनुप्रास, और हमें आवृत्ति निकालना आता है। हमें पता है कि 6 का अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति 1 बार होती है। यानी हमको एग्जाम्पल नहीं पता है, हमने देख लिया कि वर्णों की आवृत्ति हुई है, बस अब हमको निकालना है। पहले से निकालेंगे, पहले का, दूसरे का, दूसरे का, तीसरे का, तीसरे का, जब मिलेगा तभी तुरंत बाद वाले में निकल जाता है और आवृत्ति 1 बार होती है, तो हमारा आपका हो जाता है वो 6 का। नहीं तो अगर 1 से ज़्यादा बार हो जाएगा तो हमारा चला जाएगा इसके आगे वाले में, इसके आगे वाले की चर्चा इसके आगे करेंगे। आइए अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर यहाँ पर देखो, चावर्ण है, चावर्ण है, चा की आवृत्ति यहाँ पर देखो 2 बार चा था, -1 कर दो, चा की आवृत्ति 1, ठीक है, दूसरा रू कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पहला चा है, यहाँ है, नहीं है, दूसरा चा है, नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, पहला खा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, ला और ला की। अब यहाँ पर आप ला की आवृत्ति देखिए, 2 बार था, 1 बार, यानी जब किसी वर्ण की आवृत्ति 1 बार होगी तो वहाँ पर आपका 6 का अनुप्रास। दोस्तों में विश्वास है आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे वृत्त्यानुप्रास की, या अगर आप इसके और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे हम वृत्त्यानुप्रास की। दोस्तों आपको एग्जाम्पल रखना नहीं, बस आपको आवृत्ति निकालना आना चाहिए बस। अगर आप एग्जाम्पल और देखना चाहें देख सकते हैं। इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल
क्यों विकल रागिनी बजती है। दोस्तों आप एक बार इसको फिर से पढ़िएगा। लिखा है इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके सामने ये उदाहरण आ गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। छेका है, वृत्या है, लाटा है, श्रुत्या है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सिर्फ आवृत्ति निकालने आता है और आपके माइंड में ये पता है कि जब वर्णों की आवृत्ति एक बार होगी तब छेका, एक से अधिक बार होगी तब वृत्या। तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है न कि शब्दों की। तो हमें दो टॉपिक पता होना चाहिए, 2 पॉइंट, एक छेका और एक वृत्या की। यानी वर्णों की आवृत्ति एक बार छेका, एक से अधिक बार लाटा, वृत्या। चलिए अब देखते हैं पहला शब्द क्या है। ई है, यहाँ है नहीं है, सा है नहीं है। अब यहाँ पहला का है, यहाँ पर पहला का है, यानी हमको एक शब्द की आवृत्ति मिल गई। किसकी? का की। कितनी आवृत्ति? का की आवृत्ति। दोस्तों से आप वीडियो को ध्यान से देखिए, यकीन मानिए आपको इससे सरल कोई टॉपिक लगेगा ही नहीं हिंदी व्याकरण में। का की आवृत्ति, का 2 बार था, 2 बार लिख लिया, -1, का की आवृत्ति 1। चलिए अब यहाँ उसके बाद रा है, यहाँ है नहीं है, यहाँ ड़ा है, यहाँ है नहीं है। चलिए ला है, कोई मिला नहीं मिला, यहाँ है कुछ नहीं मिला। अब आइए इधर देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ वाह है, यहाँ है, यहाँ का है, यहाँ वाह है, नहीं मिला, यहाँ या है नहीं मिला। यहाँ दोस्तों रा है, यहाँ रा है नहीं, यहाँ गा है, यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन आपको एक चीज मिला कि का की आवृत्ति एक बार हुई है। तो का की आवृत्ति एक बार हुई है तो यहाँ पर दोस्तों आपका छेकानुप्रास हो जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा दूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल हटाने नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं। आप कितने एग्जाम्पल हटेंगे किसी भी चीज के? कई सारे हैं। अभी आपको छेका पढ़ना है, वृत्या पढ़ना है, लाटा पढ़ना है, श्रुत्या पढ़ना है, अंत्या पढ़ना है। फिर आपको अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, मानवीकरण पढ़ना है, अन्योक्ति पढ़ना है, भ्रांतिमान पढ़ना है, संदेह पढ़ना है, कई अलंकार पढ़ने हैं। तो आप कितना एग्जाम्पल हटेंगे? बस दोस्तों आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। छेका में वर्णों की आवृत्ति एक बार और वृत्या में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो दोस्तों हमें विश्वास है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपको इससे और अच्छा समझाने की बेहतरीन कोशिश करूंगा, और अभी तक मैं जितना अच्छा समझा सकता हूं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इसका वृत्यानुप्रास की। दोस्तों हमने आपको इसके पहले एक पॉइंट लिखाया था, फिर से लिख देता हूं कि वृत्या में क्या है, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। वर्णों की आवृत्ति, और दोस्तों आवृत्ति निकालना आपको आ ही गया होगा, आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार होती है। बस दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, हर कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। हमने आपसे कहा कि छेका में वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है और वृत्या में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। और दोस्तों यहां पर वृत्या होगा, और वृत्यानुप्रास का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है जो आप लोगों को भी पता होगा, शेष, महेश, शेष महेश गणेश, शेष महेश गणेश दिनेश, दिनेश सुरेशहु जाहि, सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, निरंतर ध्यावे। अगर दोस्तों आपको पता हो तो ये किसकी रचना है, तो ये पद्माकर जी की रचना है, ये पद्माकर जी का है। दोस्तों इस हमने क्या बताया, अब आपको यहाँ पर ये नहीं पता है, आपको जितने अलंकार होते हैं उनके कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल एक भी नहीं पता है दोस्तों।
और आपको छेकम क्या बताया गया है कि जब आपको आवृत्ति निकालना आना चाहिए और आप आवृत्ति निकाले, एक आवृत्ति आई छेका, एक से अधिक बार आवृत्ति आएगी वर्णों की तो वृत्त्या। अब आइए आवृत्ति निकालते हैं। स्टार्टिंग में सा है, यहाँ सा है नहीं है, कोई मतलब इसका नहीं है। यहाँ लास्ट सा है, यहाँ पर लास्ट सा है, तो यहाँ सा की आवृत्ति एक बार हो गई। अब यहाँ पर भी लास्ट में सा है, आवृत्ति दो हो गई। यहाँ पर भी आवृत्ति, यहाँ पर भी लास्ट में सा है, तो यहाँ पर भी आवृत्ति हो गई। और आइए दोस्तों, हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सा की आवृत्ति, सा की आवृत्ति कितनी बार, एक दो, आप इसको भी गिन सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच, कितनी बार, पाँच। अब माइनस एक कर दो बराबर चार। दोस्तों आपको आवृत्ति निकालना आसानी से आता है और आ भी रहा होगा। और अगर आप इसको नहीं भी काउंट करते, लास्ट से काउंट करते हैं, फिर भी एक दो तीन चार, आप चार में से एक कर सकते हैं, नियम जो कि शुद्ध यही है। चार में से एक बार आपका जाएगा तो यहाँ पर आपके वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी तीन। एक से अधिक बार आ गया आवृत्ति निकालना, इसके पहले एक आता था, अब यहाँ पर तीन आ गया है, तो इससे आप बता, आपको एग्जाम्पल रखना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको आवृत्ति निकालना आ रहा था और आपने निकाल लिया कि आपका क्या हो गया, ये वृत्त्यानुप्रास। इसका एक एग्जाम्पल और ही बहुत फेमस एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या है, झांक न झंझा के झोंकों से, झांक न झंझा के झोंके से। दोस्तों झुककर खुल झरोखों से, झुककर खुल झरोखों से, झांक न झंझा के झोंके से, झुककर खुले झरोखे से, झुककर खुले झरोखे से। अब दोस्तों अगर यहां पर आप देखें, स्टार्टिंग में झा, यहां पर भी झा, दो तीन चार पाँच। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग ले रहा हूं और आपको दिख भी रहा होगा कि आपके स्टार्टिंग में झा की आवृत्ति कितनी बार हुई है, पांच बार। एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ झा की आवृत्ति दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, झा की आवृत्ति पांच बार हुई है। सिर्फ दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झा की आवृत्ति बराबर कितनी है, पांच बार, पाँच माइनस एक चार, झा की आवृत्ति चार बार। क्यों, क्योंकि ये नहीं, इसके बाद जब आएगा तब उसकी आवृत्ति मानी जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि झा की आवृत्ति आपकी एक से अधिक बार हुई है। चलिए अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं श्रुत्यानुप्रास की। श्रुत्या में क्या है दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बताया है श्रुत्यानुप्रास में दोस्तों एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण आएंगे, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण होते हैं। दोस्तों बहुत ही सरल है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बस। जैसे अगर आप एग्जांपल देखना चाहें, पाप प्रहार प्रकट भय सोई, पाप प्रहार प्रकट भय सोई, भरी क्रोध, भरी क्रोध
जल जाई न सोई। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ आपको लग रहा होगा कि सोई यहाँ पर भी है और सोई यहाँ पर भी है, तो ये अंत्यानुप्रास हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हो जाता, लेकिन इसके पहले हमने आपसे कहा था जब आपके चारों नियम, अनुप्रास अलंकार के चारों नियम, छेका के, वृत्या के, लाटा के और श्रुत्या के, जब नियम ना लगे तब आपका वो अंत्या होगा। तो हम पहला नियम लगाते हैं, जब वर्णों की आवृत्ति एक बार होगी, छेका एक, यहाँ नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रा दो बार आ गया, आवृत्ति एक बार हो गई, तो आपको निकालना है, पहले कहने का मतलब आपको निकालना है कि क्या नियम फॉलो हो रहा है। जब नहीं होगा तब आपका अंत्य होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो हमारा पा वर्ण कई बार आया है, 1 2 3 4, और दोस्तों 4 बार। दोस्तों जो हमारा पा वर्ण आया है ये 4 बार आया है, पा वर्ण 4 बार आया है। अब इसकी आवृत्ति का निकालना चाहें, 4 - 1 बराबर 3 बार आया है। और उसके बाद दोस्तों हा आया है, का आया है, हा और का, आवृत्ति निकाल रहे हैं दोस्तों। हा और का हमें आपको पता है कि उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दोस्तों मैं आप विश्वास है, आप अगर इसके पहले उच्चारण स्थान की वीडियो नहीं देखें आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पाया है और आपका भा आया है। और दोस्तों अगर आपको पता हो तो उपपद्मनीय नाम ओष्ठा, यानी आपका जो ये है ऊ होता है, पा यानी पावर, पा फा बा, पा फा बा भा मा, इतने को चरण स्थान ओष्ठ होता है। अब दोस्तों आप देखिए, आपका यहाँ पाया है ये है, और इसमें बा नहीं आया है, भा। देखिए दोस्तों 1 2, ठीक है, और आपका भा 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों, एक ही जगह से उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। और ये का आपका यहां पर आया है, ये का आपका यहां पर आया है। अब आप देखिए जा 1 2, यानी जा का भी उच्चारण स्थान। तो दोस्तों कहने का मतलब जहां वर्णों की आवृत्ति, वर्णों का उच्चारण स्थान एक, जो वर्ण है जो आपके पास एग्जाम्पल हो उसका वर्ण आप निकालिए, जब वर्ण के उच्चारण स्थान एक समान हो, एक जगह के हो, तो आपका हो जाता है वो श्रुत्यानुप्रास। अगर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। इसका एक और ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहें, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। दोस्तों इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं। जैसे अगर उसकी चर्चा करें गुर पद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। विभंजन। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ण जितनी बार आया आपको उसको आसानी से लिख लेना है। अब आप यहाँ पर देखिए गा कितनी बार आया है, 2, गाया है 2 बार, ठीक है। रा 1, यहाँ पर भी है 2 3, और रा आपका 3 बार, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद पा आपका कितनी बार आया है, 1 बार। चलिए अभी इसको छोड़ दीजिए, पा हो गया। और आपका दा 1 2 3, दा आपका 3 बार आया है। और ला, ये जो आपका ला आया है, ला 1 बार आया है। ना 1 2 3 4 बार।
ना आपका आया है 4 बार, और क्या आपका आया है माँ 1 2 3, माँ आपका 3 बार आया है, और जा 1 2 3 बार आपका जा आया है। अब दोस्तों करेंगे उच्चारण स्थान की बात की जाए तो पहला हमारा कौन सा है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ और का खा गा घा अंगा, हा और विसर्ग। इसमें गा आया है, गा चलिए एक बार आया, अभी इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रा हमारा कितनी बार आया था, 1 2 3, और रा का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, रिटू रटसाना मूर्धा, री यानी ऋषि वाला री आपका जो होता है वो री, और टा वर्ग टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है। और उसके बाद रा, रा ये आपका हो गया, एक ही जगह से होता है। और पा का उपपद्मनीय नाम ओष्ठा, यानी उ और पा का, पा निकला आपका, और आपका पा फा बा भा मा, आपका मा भी आया है, पा फा बा भा मा, तो ये भी एक एक जगह उच्चारण स्थान वाले वर्ण हो गए। तो जहां आपको ऐसे शब्द मिले वो आपको कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों में विश्वास है कि आपको समझ में आया है। आपको दोस्तों सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि आपको रटना है। आइए दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करते हैं लाटानुप्रास की, जो बहुत ही सरल है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों लाटानुप्रास में क्या है, हमने आपको इसके पहले लिखाया था स्टार्टिंग में ही कि लाटानुप्रास में आपके वर्णों की या आवृत्ति नहीं, जबकि आपके शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके वर्णों की या आपके जो वाक्यांश होते हैं या पदांश होते हैं उनकी आवृत्ति होती है, एक ही बार होती है। और आपको उनको पढ़ने में लगेगा कि इनका कोई इसमें विशेष अंतर, मतलब जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके मन में ये समझ में आएगा तो सेम चीज वही लिखा है, उसका अर्थ आपको एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट मिलेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, बहुत थोड़ा सा। जैसे आपके 2-3 कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं, देखिए दोस्तों, जैसे पूत कपूत, तो का धन संचय, का धन संचय, पूत सपूत, तो का धन संचय। दोस्तों आपको पढ़ने में एक जैसा लग रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए कि आपके वाक्यांश की या शब्द की आवृत्ति एक बार हो रही है, पूरे वाक्य की आवृत्ति, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कहने का मतलब दोस्त आपके सामने जो ये सेंटेंस पूरा वाक्य लिखा है, उदाहरण लिखा है, आपको समझ ये लग रहा होगा कि इसमें कोई क्या है, कोई वही चीज तो सर ने दोबारा लिख दिया है। दोस्तों दोबारा नहीं, इसका थोड़ा सा अर्थ बदला है। कहने का मतलब है कि जैसे किसी पिता का बेटा है, वो बेटा अगर नालायक है, नालायक मतलब कि नशेड़ी है, दारू पीता है, शराब पीता है, यानी गंदे कार्य करता है, तो पिता को उसके लिए अपना पेट कार कर, पिता आजकल हम आपके पिताजी क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा कम खर्च करने कि हमारे बच्चों के लिए आगे उनके भविष्य के लिए हम इसको बचा कर रख सकें, तो पिताजी बचा के रखने की सोचते हैं। और अब पिताजी का बेटा नालायक है, पिताजी के बेटा अगर नालायक है तो पिताजी को उसके लिए धन संचय कर, अपना पेट कार कर धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक आप वो खाओ कमाओ, क्योंकि आपके न रहने पर भी आपका बेटा उसको दारू शराब गांजा में, या आपको पता है कहाँ कहाँ जाकर उसको वो खत्म कर देगा, एक दिन रोड पे आ जाएगा। और अगर आपका बेटा लायक है, अच्छा है, ईमानदार है, अच्छे मार्ग पर चलने वाला है, तो उसके लिए भी आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने भविष्य के लिए अपने आप के लिए खुद ही धन इकट्ठा कर लेगा, धन का संचय कर लेगा, सिर्फ इतना इसका अर्थ है। यानी कहने का मतलब, जब आपको यहाँ दोनों सेंटेंस देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, यानी कहने का मतलब जब आपका बेटा नालायक है, गलत मार्ग पर चलने वाला है, तो भी उसके लिए आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका बेटा लायक है फिर भी आपको धन संचय की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें देख सकते हैं, वो क्या, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का मतलब मनुष्य वही है जो
मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों आपको लग रहा होगा एक मनुष्य शब्द यहाँ आया है और एक मनुष्य शब्द यहाँ आया है। इसमें थोड़ा सा आपको दोस्तों, बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि सर ने क्या लिखा है, एक बार वही मनुष्य आया फिर वही मनुष्य आया है, इसमें कोई विशेष चेंज नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसमें परेशान होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान इसका अर्थ है। अर्थ क्या है? मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का मतलब कि जैसे मैं मनुष्य हूँ, अगर मैं मनुष्य कब कहलाऊंगा? जब मैं मानवता के लिए यानी लोगों के हित के लिए अपना जीवन दान करूं, लोगों के हित में अपने प्राण को त्याग दूं, अच्छे कर्म को करूं, जिससे कि मानव कल्याण का या मानव समाज जो है इनका कल्याण हो, वो मनुष्य है। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मनुष्य वही है। यहाँ मनुष्य तो एक जो कह सकते हैं आप जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ मनुष्य की जो बात हो रही है आपके यहाँ भाव बता रहा है, यहाँ पर भाववाचक हो जाता है आपका। ये यहाँ पर आपके मनुष्य जातिवाचक है और यहाँ पर आपका भाव, यानी कहने का मतलब मनुष्य वही है, वही मनुष्य की मनुष्यों में वैसी मतलब कह सकते हैं कि मनुष्यों की श्रेणी में उसी गिनती की जाएगी जो मनुष्य मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दे। जैसे हमारे कुछ अधिकतर महापुरुष ऐसे हैं जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के लोगों के लिए आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया मानवता के लिए, जबकि उनका इसमें विशेष लगाव चाहते तो नहीं करते वो। अगर वो चाहते तो ऐसा कुछ नहीं करते। जैसे हम लोग जीवित है वो भी अपना जीवित रहते, जैसे वो गुलामी की जंजीर सब लोग सहते वैसे वो भी सहते, लेकिन नहीं, उसमें हमारे कुछ महापुरुष जिनकी हम जितनी बड़ाई करें उतना ही कम है। हमारे भगत सिंह जी हो गए, राजगुरु जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, बाल गंगाधर तिलक जी हो गए। कई सारे ऐसे महापुरुष हैं जो कि मनुष्य कल्याण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और अगर एक एग्जाम्पल और देखना चाहें, क्या है? लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है। दोस्तों ये भी सेम वही है। कहने का मतलब कोई एक बालक था, वो शरारत कर देता है, तो उसकी शिकायत उसके घर वाले के पास जाती है। तो एक उसके दादाजी या पापा जी आपको समझने लिए करें, उसके जब शिकायत जाती है तो कहते हैं कि लड़का तो लड़का ही है, यानी कहने मतलब लड़का था लड़कपन कर गया। यहाँ पर से वही भाव निकल रहा है कि जो लड़का था, यहाँ पर लड़का जाति है, लड़कपन मतलब लड़कों का स्वभाव होता है बचपन में शरारत करना, गलत काम करना। वही कहने का मतलब कह रहा है कि लड़का जो था लड़कपन में ये काम कर गया। ये गलती लड़के की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस अवस्था में वो है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है लाटानुप्रास, यानी आपको एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार नहीं आएगी या एक ही वाक्यांश की आवृत्ति 1 से अधिक बार। अब यहाँ पर आप एक बार लड़का आया एक बार, अब 2 में से आप 1 घटाएंगे तो 1 ही बार, ये इसकी आवृत्ति है। हमें दोस्तों विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अंत्यानुप्रास की, जो बहुत ही सरल है। और हमने आपको अंत्यानुप्रास में बताया है। अंत्यानुप्रास में जब आपका अनुप्रास का उपर्युक्त चारों नियम छेका का, वृत्त्या का, लाटा का, श्रुत्या का न लगे, तब आपका वो अंत्यानुप्रास होता है। जैसे वो रहीम नर धन्य है, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे, बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी के रंग, ज्यों मेहंदी के रंग। दोस्तों वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी के रंग।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्या किसी वर्ण की आवृत्ति एक से दो बार हो, एक से अधिक बार हो रही है? नहीं हो रही है। यानी कहने का मतलब जब चारों अनुप्रास के चारों नियम न फॉलो करें, न लगे, तब वहां पर आपका, अब यहाँ देखिए दोस्तों लास्ट में आपको अंग अंग यहाँ दिख रहा है, तो आपको समझ लेना है कि ये आपका अंत्यानुप्रास है, अंत्य अनुप्रास है। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इससे और बेहतरीन समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद अब आपसे मिलेंगे आपका शब्दालंकार के आगे का जो अगला टॉपिक है, श्लेष अलंकार या यमक अलंकार, तो उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।